गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, जिसका डिटेल से अपन ने अध्ययन किया था बीएससी सेकेंड ईयर में। अब केवल हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि वीबीटी क्यों फेल हुआ, और जब वीबीटी की कुछ सीमाएं हुई, वीबीटी कुछ चीजों को नहीं समझा पाया, तब आया सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। अब देखिए, वीबीटी वैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत गिवन बाय पर्लिन, जो अपने कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड थे उनके बनने, चुंबकीय गुणों की व्याख्या, ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में तो काफी हद तक सफल रहा, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से ये नियम अब ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। पहला जो पॉइंट है वो ये कि यद्यपि ये संकुलों के बनने, उनकी ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, लेकिन सभी संक्रमण धातु के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। संकुल धातुओं के संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं, और पदार्थ का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है। जब कोई पदार्थ या पदार्थ के अणु या आयन दृश्य प्रकाश में से विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो वे रंगीन दिखते हैं। तो संक्रमण धातु के संकुल आयन रंगीन क्यों दिखते हैं, इसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती। तो इसका एक ड्रॉबैक तो था ये। एक था कि इस सिद्धांत के आधार पे इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जाती कि कब तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अपन ने देखा था कि कुछ बनते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कुछ होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनको अपन बोलते हैं हाई स्पिन और लो स्पिन, कि कब तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कब हाई स्पिन बनेंगे। इसकी व्याख्या भी वीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है। एक जो मेन ड्रॉबैक था वो देखिए कि कई संकुल, जैसे कि इसका अभी अपन देखेंगे CuH2O का 6,2+ की ज्यामिति डिस्टॉर्टेड होती है, जिसमें 4 H2O अणु समान दूरी पर होते हैं, जबकि शेष 2 H2O अणु अधिक दूरी पे होते हैं। इसका क्या कारण है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। इसकी आकृति बोलो कैसी होती है, विकृत। विकृत में अपन ने कहा कि 4 तो एक साथ बैठेंगे और 2 थोड़े से दूर, डिस्टॉर्टेड शेप में। आगे देखिए, कोबाल्ट एंड कॉपर, कोबाल्ट सेकंड एंड कॉपर सेकंड, दोनों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के द्वारा ये व्याख्या दी गई थी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, लेकिन फिर भी अतः दोनों के अपचायक गुण क्या होने चाहिए, सेम। लेकिन फिर भी अपन ने देखा कि इनके अपचायक गुण सेम नहीं होते हैं। इसकी भी व्याख्या इस वीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकती। एक अपन को पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसके लिए एक पर्याप्त एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जब ये कोबाल्ट सेकंड एंड कॉपर सेकंड के संकुल बनते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में ट्रांजिशन करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिली कि ये 3D से 4D में ट्रांजिशन कर गया, इसकी व्याख्या भी इस वीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना भी नहीं कर सकते हैं। एक जब निकिल के साथ में निकिल 2+ आयन जब अमोनिया अणुओं के साथ में होता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन जब ये साइनाइड आयनों के साथ में होता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। इसकी व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको ये फेल हो जाता है अपना वीबीटी थ्योरी, इन सब की व्याख्या नहीं कर सकता है। अब देखिए, अपन बात करते हैं इन दोनों की,
यहाँ पे देखिए कोबाल्ट सेकंड, मैं बात करती हूँ कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को पता है 3d7 4s2 होता है। जब कोबाल्ट 2+ में होता है तो होगा 3d7। क्लियर? 3d7 का मतलब हो गया आपके पास 3d, ये बोलो कौन हो गया 4s, ये हो गया 4p, और इसके आगे कौन खाली होता है 4d। क्लियर? कोबाल्ट 2+ के साथ इलेक्ट्रॉन बनने हैं मुझे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? ये स्थिति है कोबाल्ट 2+ की। अभी इसके पास लिगेंड नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही इसके पास कोई लिगेंड आएगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अपना एग्जांपल है CO NH3 का 6 2+। क्लियर? जैसे ही अमोनिया लिगेंड आएगा इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपन कैसे भर सकते हैं, मैं यहीं पे शो कर रही हूँ। ये हो गया अपने पास 6 और ये हो गया 7, लेकिन चूंकि अपन को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए या तो यहाँ संकरण होगा D2sp3 या sp3d2। तो 3d वाला अपन को 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए, तो ये d वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है 3d वाला, ये जंप करके चला जाता है कहाँ पे 4d में, और जैसे ही जंप करेगा अपना ये क्या हो जाएगा बोलो खाली। देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, और अपने पास में 2 ऑर्बिटल्स होंगे 3d के खाली, एक होगा s का, और 3 बोलो किसके होंगे p के। क्लियर? और अब ये 6 मिलके बोलो संकरण क्या बना देंगे D2sp3, और एक इलेक्ट्रॉन बोलो अपना कहाँ पे जंप करेगा 4d में। क्लियर? सेम कंडीशन बोलो किस पे लागू होती है कॉपर पे। जैसे मैं कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ इसको, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है उसको दिखा देती हूँ कॉपर NH3 का 4 साइनाइड का 4 2-। क्लियर? ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो बोलो कॉपर में क्या होता है, ये कॉपर 2+ में, यहाँ पे कॉपर होता है 3d10 4s1, और कॉपर 2+ में बोलो क्या हो जाएगा 3d9। क्लियर? अब मैं इसको यहाँ पे आपको शो करके बताती हूँ। 3d9 इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? ये है अपना 3d। इसके बाद बोलो कौन आएगा 4s, और उसके बाद में बोलो कौन आएगा 4p, एंड उसके बाद में बोलो कौन आएगा 4d। क्लियर? अब देखिए जब इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ से भी ये d वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और कहाँ चला जाएगा बोलो 4d में, और जब 4d में चला जाएगा तो d के पास में एक ऑर्बिटल बोलो क्या हो जाएगा वैकेंट। क्लियर? एक कौन हो गया 4s, 3 किसके हो गए 4p के, और यहाँ पे बोलो अपना कौन आ गया 4d। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, तो ये अपने पास एक खाली हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, यहाँ पे DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो था कि आपने देखा कोबाल्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है 4d में, कॉपर कॉम्प्लेक्सेस में भी एक इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ पे जंप कर जाता है 4d में। तो अगर ऐसा होता है तो इन दोनों की रिड्यूसिंग पावर क्या होनी चाहिए सेम, लेकिन ये सेम होती है, इस चीज को विबिटी नहीं सेम, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं होती है। ऐसा क्यों? इसको विबिटी नहीं समझा पाया। क्लियर? तो ये विबिटी का बोलो क्या हो गया ड्रॉबैक। ऐसे ही देखें ये कि निकिल के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, अगर आपने अमोनिया लिगेंड ले रखा है तो कैसे बनाएंगे टेट्राहेड्रल, और अगर आपने साइनाइड कॉम्प्लेक्स ले रखा है तो वो कैसे बनते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसका भी एक्सप्लेनेशन विबिटी के द्वारा नहीं दिया जा सका, तो फिर कौन आया CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए अब अपन बात करते हैं CFT की। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर? अब देखिए
सबसे पहले तो किसके द्वारा दी गई थी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी बेथे एंड वॉन ब्लैंक के द्वारा। ये हैंस बेथे एंड वॉन ब्लैंक के द्वारा दी गई थी। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, डील्स ओनली एंड ओनली डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। और ये मानती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो केवल और केवल वहां पे कौन से करेक्टर होते हैं? आयनिक। कोई कोवेलेंट करेक्टर नहीं होता है, जैसा कि अपन ने वीबीटी में पढ़ा था। वीबीटी में अपन ने पढ़ा था कि मेटल और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल के रिक्त ऑर्बिटल्स में, खाली ऑर्बिटल्स में, और वहां पे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। लेकिन सीएफटी केवल और केवल डील करती है डी ऑर्बिटल के साथ में। और अकॉर्डिंग टू सीएफटी मेटल और लिगेंड के बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बोले तो उन दोनों के बीच में केवल आयनिक बॉन्ड होता है, या बोलूं आयनिक करेक्टर होते हैं, वहां पे कोई कोवेलेंट करेक्टर नहीं होता है। ठीक है। अब अगर ये डी ऑर्बिटल से डील करती है तो सबसे पहले तो अपन को इन डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं इनके बारे में बात करती हूँ। देख, डी ऑर्बिटल अपन को पता है कितने सबसेल होते हैं? 5। इनके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए 3 डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं। और ये डी ऑर्बिटल्स देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। क्लियर? तो ये एक्सिस मेरी हो गई एक्स, ये वाई, और लोब्स होती हैं इन बिटवीन द एक्सिस। क्लियर? ऐसे ही ये है एक्स, ये है जेड, और ये मेरा बन गया डी एक्स जेड। क्लियर? वाई, ये मेरी वाई है, ये कौन है? जेड, और ये देखिए मेरे पास क्या बन गया? डी वाई जेड। तो 3 डी ऑर्बिटल्स तो ये हो गए। और 2 डी ऑर्बिटल्स अपने पास में ऐसे होते हैं, देखिए, जिनकी लोब्स ऑन द एक्सिस होती हैं। वो भी मैं बना देती हूँ इन 5 डी ऑर्बिटल्स को। देखिए ये मेरा है एक्स, ये मेरा है वाई, तो ये मेरी वाई पे एक्सिस पे लोब्स, और ये एक्स पे, और इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये मेरी जेड एक्सिस है, और अगर ये दोनों लोब इसी एक्सिस पे हों तो देखिए इसको मैं क्या बोलती हूँ? इसको बोलती हूँ डी जेड स्क्वायर। ये अपने पास में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, इनकी लोब्स होती हैं इन बिटवीन द एक्सिस। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी लोब्स होती हैं ऑन द एक्सिस। क्लियर? अब देखिए सीएफटी में, अब ये जो मेरे 3 डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स होती हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इनको मैं बोलती हूँ T2G। क्लियर? ध्यान रखेंगे, इनको मैं बोलती हूँ, इन 3 डी ऑर्बिटल्स को T2G ऑर्बिटल्स। और ये 2 जिनकी लोब्स होती हैं ऑन द एक्सिस, इनको अपन बोलते हैं EG सेट। क्लियर? ध्यान रखेंगे, EG सेट, और ये कौन सा है? T2G सेट। T2G और G फॉर जिराड। अपन को पता है सिमेट्री होती है इनमें, इसके लिए G लगाते हैं अपन। ये है ट्रिपली डी जनरेट, ये है डबली डी जनरेट। क्लियर? अब आगे देखिए, सीएफटी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, वो देख लेते हैं अपन। देखिए सीएफटी का पहला पॉस्टुलेट है कि कोई भी ऋणावेशित आयन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जिनका ऋणावेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है, लिगेंडों को बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी जो सीएफटी है ये लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में मानती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के कक्षकों के बीच में कोई इंतरक्रिया नहीं होती, अर्थात धातु और लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक। ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सीएफटी जो लिगेंड जो है अपना, उसको केवल पॉइंट चार्ज मानती है। दूसरा कि मेटल और लिगेंड के बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पहले धातु जो होता है उसके लिए 5 डी कक्षक की ऊर्जा एक समान होती है, जिनको अपन बोलते हैं डी जनरेट।
डी ऑर्बिटल्स, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, लेकिन जैसे ही इनके संपर्क में कोई लिगेंड आएगा इनकी ऊर्जा समान नहीं होगी और इनका क्या होगा, विभाजन, और ये विभाजित हो जाएंगे। क्लियर। और चौथा जो पॉइंट है वो देखिए कि जब इन डी कक्षक का विभाजन होगा तो ये देखिए मैं ऐसे बना देती हूँ कि ये मेरे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ऊर्जा एक समान है, लेकिन जैसे ही इनके कांटेक्ट में कोई लिगेंड आएगा डी कक्षकों का क्या हो जाएगा, विभाजन। तो कुछ ऐसे होंगे जो अपनी औसत ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पे होंगे और कुछ डी कक्षक ऐसे होंगे जो अपनी औसत ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर पे होंगे। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों को हमेशा भरा जाएगा हुंड के नियम के अनुसार कि पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अतः जब अपन इन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ऊर्जा को बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। और CFC के मान से संकुल की ज्यामिति, उसके स्थायित्व का क्या होता है, निर्धारण। तो ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। CFC जो अपना लिगेंड होता है उसको बिंदु आवेश के रूप में मानता है। देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स, देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और थर्ड पॉइंट है कि पहले तो ये जो डी कक्षक जिनकी समान ऊर्जा होती है इनको बोलते हैं डीजेनरेट कक्षक, लेकिन जैसे इनके रेस्पेक्ट में कोई लिगेंड आएगा ये क्या होंगे, इन स्प्लिट। और जब स्प्लिटिंग होगी तो कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो अपनी औसत ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाएंगे, कुछ निम्न ऊर्जा स्तर पे रहेंगे, और जब अपन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी और इस ऊर्जा को अपन बोलेंगे CFSE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब चलो अपन बात कर लेते हैं अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी। देखिए सबसे बात कर लेती हूँ, सबसे पहले बात करती हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है। देखिए ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड आते हैं और ये 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए ये 3 एक्सिस बना लेती हूं मैं, ये मेरी है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। क्लियर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अपन को पता है शेप, अपन को पता है ये वाली शेप होती है मेरी, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी, ये अपन मानते हैं जेड एक्सिस। क्लियर। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो अपने लिगेंड होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ पहुंचेंगे तो इन डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि। और ये 6 लिगेंड अष्टफलक के कोनों की ओर से अर्थात अक्ष वाई और जेड अक्ष की ओर से केंद्रीय धातु की ओर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ये जो अपने 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें स्प्लिटिंग होगी। और ये 5 कौन से मैंने पहले बताया हुआ है, इसको मैं लिख देती हूँ, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम। लेकिन जैसे ही लिगेंड यहाँ पे पहुंचेगा इनकी स्प्लिटिंग होगी। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, लिगेंड पहुंचता है किधर से, एक्सिस की तरफ से, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की तरफ से लिगेंड पहुंचेगा, स्प्लिटिंग होगी तो डबली डीजेनरेट कक्षक जिनको अपन ने लिखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी ऊर्जा होगी ज्यादा और वो कक्षक ट्रिपली डीजेनरेट, देखिए डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड जिनको अपन ने बोला था T2G, इनकी ऊर्जा होगी औसत ऊर्जा से कम। तो इन इलेक्ट्रॉनों की बोलो क्या हो, सॉरी इन ऑर्बिटल्स की बोलो क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो दोनों डी कक्षकों के बीच में ऊर्जा अंतर आएगा और इस ऊर्जा अंतर को देखिए, दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल हो गया, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा O से, या इसको डिनोट करते हैं 10
DQ 10 डेक्यूरल से। इस डेल्टा नोट या 10 DQ को बोलते हैं CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इसको अपन CFSE नहीं बोलेंगे, इधर देखिए, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर? स्प्लिटिंग एनर्जी ध्यान रख लेंगे। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा नॉट से। ठीक है, अब देखिए ये ईजी जो कक्षक होते हैं ये औसत जो इनकी एनर्जी है उससे ऊपर हो गए। अब कितने ऊपर हुए वो देखें, एक बार मैं इनका नाम हटा रही हूं यहां से। देखें ये ऊपर हो जाते हैं 0.6 डेल्टा नोट, इनकी एनर्जी बड़ी है। क्लियर? और इनकी एनर्जी देखिए कम हुई, वो कितनी कम हुई है? 0.4 डेल्टा नोट, और कम हुई इसलिए देखो मैंने माइनस लगा दिया। क्लियर? ध्यान रखेंगे, ये इनकी बढ़ी इसलिए मैंने कर दिया था प्लस, और इनकी कम हुई इसलिए मैंने क्या कर दिया? माइनस। और यहां से अपन देख सकते हैं कि कौन कितने कम हुआ और कौन ज्यादा हुआ। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, ईजी कक्षक होते हैं उनकी औसत ऊर्जा 0.6 डेल्टा नोट ज्यादा हो गई और इनकी क्या हो गई? कम हो गई। और यहाँ पे ये डेल्टा ओ में जो ओ है ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो देखिए यहीं पे दिखा देती हूं मैं, ये मेरे 5D कक्षक, इनकी जब स्प्लिटिंग होगी तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिगेंड अक्षों से नहीं आते हैं और एक्सिस से नहीं आते, इस वजह से जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल की जस्ट रिवर्स होती है। तो यहाँ पे T2 पहुंच गया ऊपर और E पहुंच गया नीचे। अब एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए G लगाते हैं क्योंकि इनमें जिरार्ड सिमेट्री होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल में जिरार्ड सिमेट्री नहीं होती, इसलिए G को स्किप कर देते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है T2 एंड E। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो इनके बीच की ये जो स्प्लिटिंग है इसको डिनोट करेंगे डेल्टा T से। और अब आप देख सकते हो T2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो 0.4 डेल्टा T से इनकी एनर्जी बढ़ गई, तो मैंने प्लस कर दिया। और इनकी एनर्जी कम हो गई इसलिए मैंने इनको 0.6 डेल्टा T, और कम हुई तो क्या कर दिया बोलो? माइनस। तो आप देख रहे हो ये स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स हो गई। बोलो ये टेट्राहेड्रल के लिए है, ये किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ध्यान में रखेंगे आप स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब बात करती हूँ, देखिए वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वर्ग समतल कॉम्प्लेक्स के लिए देखें। तो सबसे पहले मैं अष्टफल की व्यवस्था बना देती हूँ, जिसमें सेम एनर्जी पे 2 अपने हैं Eg और 3 बोलो कौन है? T2G। क्लियर? अब जब देखिए जेड एक्सिस से जो लिगेंड है उनको अगर अपन जेड एक्सिस की लंबाई बढ़ा दें तो उसके रेस्पेक्ट में रिपल्सन बोलो क्या हो जाएगा? कम। तो स्प्लिटिंग भी उसके रेस्पेक्ट में बोलो क्या हो जाएगी? कम। अब अगर स्प्लिटिंग कम हो गई तो देखिए यहाँ पे अपन को पता है जेड वालों की एनर्जी और क्या हो जाएगी? कम। तो देखो मैं ऐसे कर देती हूँ कि ये जो मेरा एक्स जेड और वाई जेड, क्लियर, इनकी एनर्जी हो गई कम। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बोलो कौन बैठ गया? यहाँ पे एक्स वाई। और इनमें से देखिए किसकी एनर्जी कम हो जाएगी बोलो? जेड स्क्वायर की। और थोड़ा सा हाई पे बोलो कौन बैठ जाएंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये है ऑक्टाहेड्रल,
यहाँ पे अपन ने कहा कि जेड एक्सिस की लंबाई को मैंने बढ़ा दिया, तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में आने वाले मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन कम हो गया, और कम होने की वजह से वहां पे स्प्लिटिंग बोलो क्या हो गई, कम। अब मैं बात करती हूँ कि यदि अपन जेड एक्सिस को हटा दें, और जेड एक्सिस को हटाने पे वो बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्लियर, लिख देती हूं मैं, ये अपना बोलो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इस जेड एक्सिस को आप लोग हटा दीजिए, स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसका मतलब जो ये मेरे जेड वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी और भी बोलो क्या हो जाएगी, कम। तो ध्यान रखिए, देखिए ये हो गया एक्स जेड और वाई जेड, और अब इन जेड स्क्वायर की एनर्जी एक्स वाई से भी बोलो क्या हो जाती है, कम। और एक्स वाई से कम होगी तो मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर दूं, देखिए, क्योंकि जेड एक्सिस को मैंने हटा दिया, ये हो गया मेरा जेड स्क्वायर, और इनकी एनर्जी इनसे क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये हो गया एक्स वाई, और यहाँ पे बोलो कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको अब आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो ये था ऑक्टाहेड्रल के लिए। और जब अपन लोग जेड एक्सिस की दूरी बढ़ा देते हैं तो जेड वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, कम। लेकिन अगर आप उसको हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो जेड स्क्वायर की एनर्जी एक्स वाई से भी बोलो क्या हो जाएगी, कम। तो ध्यान रखेंगे। थैंक यू।